नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी डांडिया आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डांडिया इलेक्ट्रिकल स्टडी पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखेंगे कि डीसी जनरेटर कितने प्रकार के होते हैं। अपना जो डीसी जनरेटर का चैप्टर चल रहा है उसमें दोस्तों ईएमएफ का इक्वेशन, डीसी जनरेटर के मुख्य भाग, कम्यूटेटर, आर्मेचर वाइंडिंग, सबके बारे में अच्छी जानकारी प्राप्त की और अच्छे गहन तरीके से अध्ययन किया। मतलब कि सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए और संपूर्ण सिलेबस का अध्ययन नियमित पैटर्न के आधार पर किया। तो दोस्तों, आज उस सिलेबस को अर्थात उसी डीसी जनरेटर के चैप्टर को जारी रखते हुए आज के इस पार्ट नंबर 12 में पढ़ते हैं डीसी जनरेटर के मुख्य भाग, डीसी जनरेटर के प्रकार कौन कौन से होते हैं, मतलब डीसी जनरेटर कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों, डीसी जनरेटर का वर्गीकरण, जो प्रकारों का वर्गीकरण है, काफी लंबा चौड़ा वर्गीकरण है। पॉइंट टू पॉइंट एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए इतनी मस्त तरीके से पढ़ना और आपको पढ़ाएंगे ताकि आपके मन में डीसी जनरेटर के प्रति किसी प्रकार की कोई शंका नहीं होगी और आप अच्छी तरह से डीसी जनरेटर के प्रकारों को या डीसी जनरेटर के इक्वेशन को, डीसी जनरेटर की सारी विशेषताओं को पढ़कर अच्छी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज से शुरू करते हैं कि डीसी जनरेटर के मुख्य प्रकार कौन से होते हैं और किसके आधार पर, मतलब कि डीसी जनरेटर को किसके आधार पर बांटा गया है और क्यों बांटा गया है, ये देखते हैं डीसी जनरेटर के प्रकारों में। तो चलो दोस्तों करते हैं। देखो, आप लोगों ने डीसी जनरेटर के मुख्य भाग 57 नंबर की क्लास में देखते हैं पार्ट नंबर 12 में टाइप्स ऑफ डीसी जनरेटर, दिष्ट धारा जनित्र के प्रकार। इससे पहले दोस्तों आप लोगों को मैं छोटी सी बात कहूं, आप लोगों ने इससे पहले क्या पढ़ा कि डीसी जनरेटर किसके सिद्धांत पर कार्य करता है। आप लोगों ने पढ़ा डीसी जनरेटर फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। उसके सिद्धांत के अनुसार जब कोई चालक अपने डीसी जनरेटर की बात करें तो आर्मेचर को चुंबकीय फ्लक्स में घुमाया जाता है तो आर्मेचर में ईएमएफ उत्पन्न होता है। किसके नियम अनुसार? फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम अनुसार। और दूसरा नियम क्या बताया? ई समानुपाती। आप लोगों ने ये पढ़ा ई समानुपाती डी फाई अपॉन डी टी, कि चालक में उत्पन्न ईएमएफ फ्लक्स परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है, ये पढ़ा। तो दोस्तों उसके बाद क्या पढ़ा कि इस फॉर्मूले को आगे और बढ़ाते हुए डीसी जनरेटर को देखते हुए इसमें देखा कि E बराबर क्या पढ़ा, E बराबर फाई जेड एन पी इंटू 60 गुणा ए, ये पढ़ा आप लोगों ने। ये जस्ट पिछली वीडियो में देखा आप लोगों ने। इसका मतलब क्या था? ये E, कौन सा E? ये जो आप लोगों ने E मतलब ईएमएफ, देखो ये देखा था कि E समानुपाती आप लोगों ने देखा फाई, E समानुपाती आप लोगों ने देखा जेड, और E समानुपाती आप लोगों ने देखा एन, और E समानुपाती आप लोगों ने देखा P, और E समानुपाती आप लोगों ने देखा 1/A, ये देखा। ठीक है, इसमें क्या था कि फ्लक्स बढ़ेगा तो ईएमएफ बढ़ेगा, चालक तारों की संख्या बढ़ेगी तो ईएमएफ बढ़ेगा, गति बढ़ेगी तो ईएमएफ बढ़ेगा, पोलों की संख्या बढ़ेगी तो ईएमएफ बढ़ेगा। लेकिन आर्मेचर में यदि धारा के समानांतर पथों की संख्या बढ़ती है तो ईएमएफ बढ़ता है, ये इसकी विलोमानुपाती होता है। ये देखा आप लोगों ने। और इसको आगे जा रखते आप लोगों को पता लग गया कि डीसी जनरेटर के प्रकार पढ़ेंगे, प्रत्येक प्रकार के अंदर इस इक्वेशन को हल किया जाएगा। याद रखना बात, प्रत्येक डीसी जनरेटर में, चाहे वो सेपरेटिव पढ़ेंगे, चाहे वो सेल्फ एक्साइट पढ़ेंगे, या फिर दूसरा पढ़ेंगे स्थायी चुंबक पढ़ेंगे, जो भी पढ़ेंगे, किसी भी प्रकार के डीसी जनरेटर का जब भी वर्गीकरण करें दोस्तों, तो इस 5ZNP इंटू 60 इंटू ए, ये जो इक्वेशन है, ये जो फॉर्मूला है, ये जो समीकरण है, किसका है? डीसी जनरेटर का है। इसको प्रत्येक डीसी जनरेटर के साथ सोल्व करेंगे, इसको हल करते चले जाएंगे और इसके आधार पर ही सारी विशेषताएं होंगी। तो यदि ये आप लोगों ने अब तक नहीं समझा है तो दोस्तों पिछली वीडियो में एक बार अवश्य देख लो, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज यही है। आगे पढ़ेंगे डीसी जनरेटर वोल्टेज कितना उत्पन्न करेगा, क्यों करेगा, वोल्टेज ड्रॉप क्यों होगा, कितना होगा, सब इसके इक्वेशन के आधार पर ही वर्गीकरण किया जाएगा। तो इसको यदि अच्छी तरह से आपको याद करना है तो पिछला वीडियो देख लो, आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। तो अब देखो आगे, देखो टाइप्स ऑफ डीसी जनरेटर। सबसे पहले पढ़ेंगे कि डीसी जनरेटर को दो भागों में, सबसे पहले दो भागों में बांटते हैं। एक तो फील्ड एक्साइटेशन, जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं वो किसके आधार पर, एक तो स्थायी चुंबक से करते हैं या अस्थायी चुंबक से करते हैं। अस्थायी चुंबक में क्या प्रक्रिया अपनाई गई है उसके आधार पर, एक प्राइम मूवर के आधार पर। आप लोगों को पता है कि आप लोग डीसी जनरेटर के बारे में जानते हैं कि डीसी जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली मशीन होती है। बिल्कुल सही बात है। अब ये आ गया कि डीसी जनरेटर को यांत्रिक ऊर्जा देगा कौन? तो जिस साधन से आप डीसी जनरेटर को घुमाओगे, जैसे इंजन लगा दिया, ठीक है, जैसे कोई मोटर लगा दी, जो भी लगाया आप लोगों ने, जैसे वाटर टर्बाइन से घुमा दिया, स्टीम टर्बाइन से घुमा दिया, डीजल इंजन लगा दिया, जो भी है, तो उसके आधार पर डीसी जनरेटर के वर्गीकरण करेंगे।
क्योंकि सबसे पहले घुमाता कौन है, वही जो घुमाएगा उसके आधार पर डीसी जनरेटर का वर्गीकरण करेंगे। उसके बाद उसको घुमाने के बाद अंदर जो ईएमएफ उत्पन्न होगा उस किस प्रतिक्रिया के अनुसार होगा, जैसे फील्ड वाइंडिंग के आधार पर होगा, आप लोगों ने चुंबकीय क्षेत्र के आधार पर होगा। चुंबकीय क्षेत्र आप लोगों ने किस प्रकार का लिया, स्थायी चुंबक लिया है या अस्थायी चुंबक लिया है, किस प्रकार का लिया है। उस अस्थायी चुंबक में आप लोगों ने कनेक्शन किसके आधार किस प्रकार किए हैं, उन संयोजन और चुंबकीय क्षेत्र के आधार पर डीसी जनरेटर का वर्गीकरण करेंगे और प्राइम मूवर के आधार पर डीसी जनरेटर का वर्गीकरण करेंगे। दोस्तों बहुत ही लंबा चौड़ा वर्गीकरण है, तो पॉइंट टू पॉइंट देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। वीडियो को स्किप मत करना और वीडियो को लास्ट एंड तक देखते रहने ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो चलिए देखो, अब सबसे पहले पढ़ेंगे उत्तेजना प्रणाली के आधार पर। उत्तेजना मतलब कि आपने जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया है वो किस प्रकार किया, उसके आधार पर। दूसरा पढ़ेंगे प्राइम मूवर के आधार पर। प्राइम मूवर को दोस्तों प्रधान चालक बोलते हैं, ठीक है। ये प्रधान चालक याद रखना या प्रथम चालक, ये करता क्या है, प्रधान चालक या प्रथम चालक डीसी जनरेटर को यांत्रिक ऊर्जा प्रदान करता है, यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है। और ये क्या करता है, फिर उस यांत्रिक शक्ति को फील्ड एक्साइटेशन के आधार पर वर्गीकरण करेंगे तो क्या करेगा, आपको ये विद्युत शक्ति में उत्पन्न कर देगा, आपको बदल देगा। तो एक तो ये था। उसके बाद देखो इसमें देखेंगे ये अपना प्राइम मूवर के आधार पर ये डीसी जनरेटर 3 प्रकार का है। वाटर टरबाइन ये होता है एक घूमने वाली युक्ति है, तो डीसी जनरेटर को दूसरी यांत्रिक शक्ति को अपने अंदर समायोजित कर दूसरी मशीन को यांत्रिक शक्ति प्रदान करना, ठीक है। ये तो थी इसको। अब देखो ये क्या करता है, वाटर टरबाइन जल से घुमाकर डीसी जनरेटर को और विद्युत उत्पन्न करेंगे, भाप से घुमाकर डीसी जनरेटर से ईएमएफ उत्पन्न करेंगे, विद्युत उत्पन्न करेंगे, फिर डीजल इंजन से घुमाकर डीसी जनरेटर में ईएमएफ उत्पन्न करेंगे। 3 तो ये प्रकार ये पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे, देखो सबसे पहले पढ़ेंगे ये, इसमें रहेगा स्थायी चुंबक परमानेंट मैग्नेट जनरेटर। स्थायी चुंबक आप लोगों ने डीसी जनरेटर में चुंबक के फ्लक्स उत्पन्न करने के लिए किस प्रकार की चुंबक की व्यवस्था की है उसके आधार पर उसको कहेंगे स्थायी चुंबक। इसको अब पढ़ेंगे अस्थायी चुंबक। आप लोगों ने स्थायी चुंबक देखा, उसके बाद में अस्थायी चुंबक विद्युत चुंबक, इसकी विशेषता मैं आप लोगों को चुंबक के चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ। अस्थायी चुंबक वो होता है जिनकी चुंबक की शक्ति कुछ समय तक विद्यमान रहती है, उसके बाद में समाप्त हो जाती है। अस्थायी चुंबक हो गया। उसमें देखो इलेक्ट्रोमैग्नेट भी बोलते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट के आधार पर डीसी जनरेटर कितने प्रकार के हैं, देखो यहां से एक्साइटेशन के आधार पर 2 प्रकार के, उत्तेजना प्रणाली के आधार पर स्थायी चुंबक और अस्थायी चुंबक। उसके आधार पर बाद में होता है 2 प्रकार के होते हैं, सेपरेटली एक्साइट जनरेटर और सेल्फ एक्साइट जनरेटर। इसका मतलब ये होता है कि विद्युत चुंबक को किसी बाहरी विद्युत स्रोत से संयोजित कर और चुंबक शक्ति का निर्माण करना और चुंबक के फ्लक्स उत्पन्न करना, वो ये था। और ये क्या है कि डीसी जनरेटर के अंदर ईएमएफ उत्पन्न होता है और वही उस चुंबक के फील्ड में जाकर और चुंबक के फ्लक्स का निर्माण करता है। एक ये था। फिर आगे चलकर सेल्फ वाला, ये सेल्फ है, ये 3 प्रकार के होंगे, डीसी शंट जनरेटर, शंट जनित्र, डीसी सीरीज जनरेटर, श्रेणी जनित्र, डीसी कंपाउंड जनरेटर, संयुक्त जनित्र, या इसको मिश्रित जनित्र भी बोलते हैं, याद रखना बात, मिश्रित भी बोलते हैं कभी कभी इसको, मिश्रित जनित्र। 3 ये हो गए। उसके बाद आता कि ये जनरेटर जो मिश्रित वाला है, ये देखो ये आगे चल के 2 प्रकार का होता है। देखो ये आगे चल के 2 प्रकार का हो गया। कौन कौन सा आ गया, एक तो लॉन्ग शंट, एक हो गया लॉन्ग शंट डीसी कंपाउंड जनरेटर, दीर्घ शंट डीसी, इसको पढ़ेंगे दीर्घ शंट डीसी कंपाउंड जनरेटर। और दूसरा हो गया शॉर्ट शंट डीसी कंपाउंड जनरेटर, लघु शंट डीसी संयुक्त जनरेटर। 2 ये हो गए। अब इसके भी 2 स्वरूप और इसके भी 2 स्वरूप, जैसे लॉन्ग शंट वाले के 2 स्वरूप, कम्युलेटिव लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर, डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर, इसको कहते हैं हिंदी में संचयी संयुक्त जनरेटर और इसको कहते हैं विभेदी संयुक्त जनरेटर, विभेदिक भी बोलते हैं कभी कभी। ये हो गए 2 और इसके भी 2 जाएंगे हो गए। तो मतलब कि 1 2 3 1 2, ठीक है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 12 3 15 डीसी जनरेटर में लगभग 15 या 16 के करीब डीसी जनरेटर का वर्गीकरण करेंगे। तो आज सबसे पहले कौन सा करें, आज सबसे पहले इसको छोड़ के इसको बाद में करेंगे। पहले करेंगे एक्साइटेशन के आधार पर स्थायी चुंबक का वर्गीकरण करेंगे। किसका करेंगे, आज करेंगे स्थायी चुंबक का वर्गीकरण। अब देखते हैं स्थायी चुंबक क्या होता है और आप लोग इसके बारे में जानेंगे कि स्थायी चुंबक हो अस्थायी चुंबक हो, सिद्धांत वही रहेगा कि किसी चालक तार को जब चुंबक के फ्लक्स में बहाया जाएगा तो फैराडे के नियमानुसार उसमें ईएमएफ उत्पन्न होगा। उसका समीकरण का इक्वेशन ये है। आगे देखते हैं क्या हो। अब क्या देखेंगे, स्थायी चुंबक डीसी जनरेटर। और दोस्तों नाम से समझ गए होंगे कि इस प्रकार के जनरेटर में स्थायी चुंबक प्रयोग किए जाते हैं। देखिए आपको सबसे पहले क्या करना, देखो
आपको करना है चुंबकीय फ्लक्स। क्या उत्पन्न करना है? सबसे पहले करना है चुंबकीय फ्लक्स, फिर आपको चालक तार लेने हैं, फिर गति लेनी है। 3 चीज तो लेनी है आपको, चुंबकीय फ्लक्स, चालक तार और गति। आप लोग पिछली वीडियो देख लीजिए कि फ्लक्स का मतलब चुंबकीय फ्लक्स, और ये चालक तार, और ये गति। गति सापेक्ष गति, उन दोनों के बीच सापेक्ष गति होती है। अब देखो मैं आपको बताऊं कैसे। देखो ये गौर से देखना, ये 2 स्थायी चुंबक लगाता हूं मैं, ईएमएफ कैसे उत्पन्न होता है वो देखना। ये एन पोल और ये एस पोल, गौर से देखना। ये क्या है? ये सारी स्थायी चुंबक है। ये स्थायी चुंबक ले लिए, ये एन पोल, ये एस पोल। अब देखो चुंबकीय बल रेखाओं का प्रवाह किधर होगा? इधर। आप लोग पढ़ चुके हो सारी चीजें, ये चुंबकीय बल रेखाओं का प्रवाह होगा। यहाँ क्या रखेंगे? ये आर्मेचर रखेंगे दोस्तों। देखो से देखना, ये रखेंगे आर्मेचर, ठीक है। आर्मेचर पे क्या होगा? देखो आर्मेचर वाइंडिंग होगी, फिर कम्यूटेटर होगा, कम्यूटेटर के साथ 2 ब्रुश लगाएंगे। अब गौर से देखना, ये लगा दिए 2 ब्रुश। ब्रुश किसके? लगभग कार्बन के बने होते हैं। ये लगा दिए 2 ब्रुश, ठीक है। अब ब्रुश लगाने के बाद में 2 लीड लगा देंगे। ये क्या है? ये कार्बन ब्रुश की पिगटेल है, और यहां ले जाएंगे इसको बाहर बाहरी सर्किट में, और ये लगा दिया आप लोगों ने लोड। बस इसकी विशेषताएं देखनी है आप लोगों को। अब देखो यहां प्राइम मूवर लगाएंगे। आर्मेचर किसके ऊपर स्थापित होता है? शाफ्ट पे। कम्यूटेटर शाफ्ट पे, आर्मेचर के केंद्र कम्यूटेटर पे। शाफ्ट घूमेगी, ठीक है। शाफ्ट घूमेगी तो कौन घूमेगा? आर्मेचर घूमेगा। आर्मेचर घूमेगा तो क्या होगा? फैराडे का नियम सिद्ध होगा। क्यों फैराडे का? क्योंकि ये आर्मेचर घूमेगा, चुंबकीय बल रेखाओं को छेदन होगा। ये चुंबकीय बल रेखा जा रही, इधर छेदन होगा चुंबकीय बल रेखाओं का, और इसमें ईएमएफ उत्पन्न होगा। ये देख लिया आप लोगों ने। अब देखो ये आर्मेचर का ये लगा दिया, ये। अब देखो आगे यहां ईएमएफ जो उत्पन्न होगा वो कैसा होगा? देखो आप लोगों ने पढ़ लिया कि फाई, देखो ये होगा ई बराबर फाई जेड एन पी बटे 60 गुणा ए। ये देखो यहां से एक एक पॉइंट टू पॉइंट देखना, यहां से ई उत्पन्न होगा। मैं आपको सारी विशेषता बताऊंगा, एक एक पॉइंट टू पॉइंट विशेषता बताऊंगा, देखना। अब देखो इसकी विशेषता देखो, यहां से आप उसे पूछा थे कि स्थायी चुंबक जनरेटर में चुंबकीय फ्लक्स किसके द्वारा होता है? स्थायी चुंबक जनरेटर में चुंबकीय फ्लक्स स्थायी चुंबक द्वारा होता है। चुंबकीय फ्लक्स स्थायी चुंबक द्वारा। अब लोग स्थायी चुंबक के चुंबकीय फ्लक्स कैसा आता है? स्थिर स्वभाव का आता है, न तो उसको बढ़ा सकते न उसको घटा सकते। इतनी बात आ गई। अब न तो बढ़ा सकते न घटा सकते, इसका मतलब क्या आ गया? कि चुंबकीय फ्लक्स स्थिर हो गया। एक बात क्या आ गई? इसमें लिखेंगे चुंबकीय फ्लक्स स्थिर हो गया। अब इसमें देखो चुंबकीय फ्लक्स स्थिर हो गया। अब जेड का मतलब कि आर्मेचर में चालकों की संख्या। आप लोगों को पता कि ये क्या है? ये ए है। ये आर्मेचर में चालकों की संख्या। अब आर्मेचर में चालकों की संख्या तो दोस्तों मैंने आपको बताई थी कि वाइंडिंग के ऊपर डिपेंड करती है। जब आर्मेचर में आप डिजाइन कर देते हो आर्मेचर को, उसके बाद उससे पहले ही चालकों की संख्या निर्धारित हो जाती है। 100 है, 200 है, 300 है, 500 जो भी है, यहां ये भी निर्धारित हो गया। तो क्या हो गया कि फ्लक्स ये स्थिर हो गया, चालकों की संख्या स्थिर हो गया। उसके बाद देखो ये स्थिर होने के बाद में बच गया एन बच गया। अब आप लोग यहां प्राइम मूवर लगाया, आप लोगों ने यहां ये प्राइम मूवर लगा, इसको घुमा रहे हो आप लोग तो कोई बात नहीं। अब पोलों की संख्या, जैसे आपने 2 पोल का डिजाइन किया है, 1 और 2 पोल, 2 पोल का जनरेटर डिजाइन किया है, तो ये भी स्थिर हो गया। अब बच क्या गया? देखो आपके पास ई बराबर एन, ठीक है। और ये है आर्मेचर में समानांतर पथों की संख्या। उसी समय निर्धारित हो जाती है कि आपने आर्मेचर में वाइंडिंग कौन सी की है। आपने यदि लैप की होगी तो 2 पोल का जनरेटर, तो ए बराबर 2 हो जाएगा। आपने वेव की होगी, आप लोगों को पढ़ा दिया मैंने, तो ए बराबर 2 हो जाएगा। आप लोगों ने 4 पोल लिए तो 4 हो जाएगा, कि ए बराबर पी होता है। ये निर्धारित होता है, मतलब ए बराबर ये भी स्थिर हो गया, निर्धारित है पहले से। अब बच के गया एन, तो कह सकते हैं कि ई समानुपाती एन। ये तो इस प्रकार के जनरेटर में ईएमएफ ओनली सिर्फ गति के समानुपाती होता है। गति को बढ़ाएंगे ईएमएफ का मान बढ़ेगा, गति को घटाएंगे ईएमएफ का मान घटेगा।
और गति लगभग आप लोगों को पता है स्थिर होती है, ठीक है ना। गति स्थिर होती है, किसको कि 1000 आरपीएम पर घुमाया जा रहा है, 2000 आरपीएम पर घुमाया जा रहा है कि 2000 आरपीएम पर इतना ईएमएफ उत्पन्न करेगा, इसकी गति निर्धारित होगी। तो इस प्रकार के जनरेटर के ईएमएफ को न तो आप बढ़ा सकते और न घटा सकते। घटने बढ़ने की बात आती है तो सिर्फ गति में परिवर्तन करके ही ईएमएफ को परिवर्तित किया जा सकता है। ओनली नोट लगाने वाली बात होगी, गति में परिवर्तन करके ईएमएफ को परिवर्तित किया जा सकता है, ये इस बात आती है इसके अंदर। तो उसके बाद में इसमें चुंबकीय शक्ति को मान को बढ़ाया नहीं जा सकता, इसका मतलब कि ईएमएफ बढ़ नहीं सकता। आप लोगों को बताया था मैंने कि ई समानुपाती, गौर से देखना, ई समानुपाती फाई ये नहीं बढ़ा सकते, ई समानुपाती ये नहीं बढ़ा सकते, ई समानुपाती एन ये है अपने पास परिवर्तनशील, और ई समानुपाती पी और ई समानुपाती ए, मतलब कि ये सारी चीजें स्थिर है, ये भी स्थिर है, ये भी स्थिर है, ये भी स्थिर है, बस ओनली बचा अपने पास ये। बस इसी के आधार पर डीसी जनरेटर का वर्गीकरण होता है। बस इसमें यही आता है कि डीसी स्थायी चुंबकीय जनरेटर में ईएमएफ किसके समानुपाती होता है। अब उसकी विशेषता देखो, विशेषता यह है कि जनरेटर को चालू करते ही लोड को वोल्टेज प्राप्त हो जाता है, सबसे बड़ी विशेषता। बाकी किसी जनरेटर में नहीं होता ऐसा, बाकी किसी भी जनरेटर में ऐसा नहीं होता है कि जनरेटर को चालू करते ही वोल्टेज मिल जाए आपको। तो जनरेटर को चालू करते ही ईएमएफ को और अपने लोड को वोल्टेज प्राप्त हो जाए, लोड की सप्लाई प्राप्त होती है, वोल्टेज प्राप्त हो जाते हैं, सर्किट के पूरा अपना काम कर सकते हैं। उसके बाद में इसकी सबसे बड़ी विशेषता और देखो, अब जो इसमें लोड बढ़ाएंगे, देखो इसमें लोड बढ़ाएंगे तो ईएमएफ का मान घटता जाएगा, लेकिन ईएमएफ को बढ़ाने का कोई चारा नहीं होगा। तो लोड बढ़ाने के साथ साथ ईएमएफ का मान घटता है, लोड बढ़ेगा, देखो ई घटेगा जब लोड बढ़ेगा, ठीक है। एक ही आती है, लोड बढ़ने के साथ साथ ईएमएफ का मान घटता चला जाता है, ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता होती है। मुझे अवगुण मान लो चाहे विशेषता मान लो, इसकी विशेषता थी। अब आगे देखो इसका प्रयोग कहां करेंगे, यूज करेंगे मोटर गाड़ियों में करेंगे, देखो खिलौनों में, साइकिल में, मोटरसाइकिल में, और छोटे छोटे खिलौने में जहां बिजली के इक्विपमेंट लगते हैं वहां पे, और मैगर में, ठीक है, मैगर में। और छोटी सी बात आती है कि इसे बैटरी, मोटर गाड़ी में बैटरी चार्जिंग के तौर पर इसका प्रयोग करते हैं। मोटर गाड़ी में डायनेमो होता है ना, डायनेमो जो बैटरी चार्जिंग करता है वो ये होता है। तो इसलिए इसको स्थायी चुंबक जनरेटर या मैग्नेटो जनरेटर के नाम से जानते हैं। क्यों कि छोटा है, इसको क्या कहेंगे, मैग्नेटो जनरेटर, मैग्नेटो जनरेटर कहेंगे। और दूसरा इसका नाम डायनेमो होता है। दो नामों से जानते हैं, इसको डायनेमो जानते हैं। तो मोटर गाड़ी में डायनेमो तो वही होता है। और मैगर में इसका प्रयोग करेंगे, मोटर गाड़ी में बैटरी चार्जिंग के तौर पर, मोटरसाइकिल में इनका इसका प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों ये था इसमें। अब बात आ गई कि धीरे धीरे इसमें अवगुण क्या होता है, धीरे धीरे आपको पता है कि स्थायी चुंबकीय शक्ति क्षीण होती चली जाती है। तो कुछ समय बाद स्थायी चुंबकीय शक्ति क्षीण हो जाएगी और इसमें ईएमएफ का मान धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। और ये या तो इसको फिर चुंबक को दोबारा चुंबकित करो या फिर नए चुंबक का प्रयोग करो, तब जाके पूरा होता है कि एक बार डायनेमो खराब हो जाता है तो पूरी चुंबक के पोलों को ही बदल दिया जाता है। इसकी सबसे बड़ी अवगुण होती है। तो दोस्तों ये तो था आपका स्थायी चुंबकीय जनरेटर। बाकी अब पढ़ेंगे अस्थायी चुंबकीय जनरेटर अगले चैप्टर में। तो आज के वीडियो में दोस्तों सिर्फ इतना ही था दोस्तों। अगले वीडियो में डीसी जनरेटर के मुख्य प्रकारों में से पढ़ेंगे, अस्थायी चुंबकीय जनरेटर कौन से होते हैं वो पढ़ेंगे। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, और जो दोस्त पहली बार वीडियो को देख रहे हैं वो नियमित पैटर्न के आधार पर कंप्लीट सिलेबस का अध्ययन करने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।